अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। जो काफ़ी दिनों से एक बात चल रही थी कि जी बहुत हम कह रहे थे, मैं उस दिन भी कह रहा था आपसे कि रबर बैंड पूरा स्ट्रेच हो गया है और ये किसी भी दिन टूट सकता है, लगता है अब टूट जाएगा। 2 दिन पहले सैटरडे को बात करते हुए रैली से इमरान खान साहब ने जब इब्तिदाइया में सुना, उन्होंने नाम लिया DGC का और उन्होंने कहा कि ये मुझे मरवाने की कोशिश कर चुके हैं, 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कर चुके हैं और आगे भी अभी उन पर उस पर बात की। उस पर बड़ा रिएक्शन आया। हमने देखा कल जरदारी साहब ने भी उसको कंडेम किया, आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा उस पर सख्त ट्वीट किया और उस पर फिर खान साहब ने 2-3 और बड़े सख्त ट्वीट किए और और जो इम्पोर्टेंट उनके एतराज़ात थे, उन्होंने कहा पहले तो ये बताएं कि अगर मैं किसी एक अफसर पे बात कर रहा हूँ तो इससे पूरी फ़ौज की बदनामी कैसे हो गई, और दूसरा मैं अपना FIR में क्यों अपने नाम नहीं दिलवा सका, मैं क्यों नहीं कर सका। सवाल ये उठता है कि उनके पार्टी के प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, वो आज तक खामोश हैं। मे बी उनको अब बताना चाहिए कि किसने किया है और किसने मना किया FIR रोकने से। बट हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है वो बातें अब किस्सा माजी हो गई हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो आपके सामने है, लेकिन इस वक्त सबसे हॉट इशू यही बन गया है बिकॉज ये आज इनके जब ट्वीट्स एक्सचेंज हुए खान साहब के और प्राइम मिनिस्टर के आपस में, तो उसके बाद थोड़ी देर पहले, कुछ लम्हा पहले, बड़ी ही स्ट्रांगली वर्डेड एक रिएक्शन आया SPR का, जिसका आप कुछ तर्जमा सुन भी रहे थे, लेकिन अंग्रेजी में वो चॉइस ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी स्ट्रांग। वो कहता है फैब्रिकेटेड एंड malicious allegation is extremely unfortunate, deplorable and unacceptable, कि ये बिल्कुल बनाई हुई malicious है, बदनीति पे मबनी है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसमें लिखते हैं ISPR की तरफ से, दिस हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट पैटर्न फॉर लास्ट 1 year। वो सिर्फ अभी ये नवंबर ऑनवर्ड्स की बात नहीं हो रही कि आप कहें कि नई एडमिनिस्ट्रेशन पे खाली इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद हो रही है, उन्होंने पिछली को भी इस पे गिन लिया है और कह रहे हैं कि पिछले साल से, 1 साल से ये पैटर्न हम देख रहे हैं कि मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को टारगेट किया जा रहा है बड़ी सनसनीखेज इल्ज़ामात के साथ और प्रोपेगेंडा के साथ, सिर्फ अपने सियासी मकासद आगे बढ़ाने के लिए। और वो कहते हैं कि फ़ौज कहती है कि हम उस पॉलिटिकल लीडर, ज़ाहिर खान साहब की बात हो रही है, वी आस्क द पॉलिटिकल लीडर कंसर्न टू मेक अ रिकोर्स टू लीगल एवेन्यूज एंड स्टॉप मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस, कि वो लीगल एवेन्यू इस्तेमाल करें और ये झूठे इल्ज़ामात बंद करें, और ये कि हम रिजर्व द राइट रखते हैं कि लीगल एक्शन लेंगे इस तमाम झूठी और बिल्कुल डिलिबरेटली प्रोपेगेंडा एंड ऑल दैट। साथ ही इतलात आ रही हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे ये भी शायद तय हो गया है कि टॉप लीडरशिप खान साहब के गिरद, जैसा असद उमर है, मुराद, दूसरे, इनकी भी शायद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो। ये तो अब एक तरफ हालात पहुंच गए, दूसरी तरफ अदालत के साथ खुल के, जैसे आज तारड़ वगैरह दूसरे बात कर रहे थे, हर किस्म का टोटल कॉन्फ्रंटेशन हो गई है। इंटरेस्टिंगली जो रूल्स एंड प्रोसीजर बिल की आज 8 मेंबर बेंच समाअत कर रहा था, वो 3 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एडजर्न कर दी है। अब इसमें वो सारा मसला था बेंचेस बनाने का, सब कुछ करने का। 3 हफ्ते का मतलब है मई पूरा चला गया, जून में फिर छुट्टियां शुरू हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की, वो सितंबर के वस्त तक रहेंगी। 16 सितंबर को चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे, तो शायद मतलब ये लिया जा रहा है कि चीफ जस्टिस चाहते हैं कि उनके होते हुए मसला ना तो बिल इन प्लेस आए और ना ही उनके होते हुए फैसला हो और वो आराम से इस चीज़ में से निकल जाएं। लेकिन असल चीज़, जैसे आपने इब्तिदाइये में सुना, चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि बात 90 दिन की इलेक्शंस की है। अब बहस ये चल रही है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, और अगर मई 14 को इलेक्शन नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई और हुक्म सादर करती है तो क्या होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसने केस खोल लिया है जस्टिस मज़ाहिर नकवी का, उस पर भी 2 राय हैं। बहुत से लॉयर्स का ख्याल है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स खोल सकती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लेकिन किसी इनफरादी जज को नहीं खोल सकती। हुकूमत कहती है कि जी जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो मज़ाहिर नकवी साहब के जो रेफरेंस आए हुए हैं उनको हाथ नहीं लगा रहे, तो हम क्या करें। सो वी आर टेकिंग द पार्लियामान। साथ ही हम सुन रहे हैं कल शायद एक तौहीन पार्लियामान का बिल भी टेबल हो रहा है, जिसमें सजाएं भी होंगी, सब कुछ होगा। अब क्या उस तौहीन पार्लियामान के बिल में जजेस को भी रगड़ा जाएगा। एक टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगल ऑर्डर इस वक्त बन गया है। आइन भी फारग हो रहा है, कानून भी फारग हो रहा है, और दुनिया में देखें क्या हो रहा है। सऊदी अरेबिया के जो रॉयल प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कल
एक मुलाकात की है जिसमें आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यूएई के और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया के, उनके साथ बैठ के उन्होंने मीटिंग की है और जिसमें बड़ा रीजन की डेवलपमेंट और डिफरेंट चीज़ों पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट, स्ट्रेटिजिक कोऑपरेशन, ये सारे फैसले हो रहे हैं। एक तरफ ये हो रहा है IMF का 17 मई को बोर्ड मिल रहा है, उसके एजेंडे में हम हैं ही नहीं। और अब इस्लामाबाद में खौफनाक खबर फैली भी है कि शायद गवर्नमेंट इतनी कीन है भी नहीं कि IMF के पास पहुंच जाया जाए इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर बजट हमने IMF से पहले बात हो गई और बजट फिर हम अपनी मर्जी का कैसे देंगे। एक तमाशा बन गया मुल्क, ना कानून ना आइन ना IMF का मसला, इंडिया और दुनिया क्या हो रही है, अब की बात कहाँ जाके रुकेगी। क्या ये टिफ बिटवीन इमरान खान एंड आर्मी एंड द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, क्या ये हम किसी और ही मॉडल की तरफ जा रहे हैं? इन चीज़ों पे कोशिश करेंगे बात करने की। पहले सेगमेंट में मेरे साथ हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, PTI के सीनियर रहनुमा एंड चीफ ऑफ स्टाफ टू पार्टी चेयरमैन इमरान खान, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं, एक्स गवर्नर सिंध एंड स्पोक्सपर्सन टू नवाज शरीफ एंड मरीम नवाज। शिबली, मैं आपसे बात शुरू करूँगा। खान साहब ने बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगाए, लेकिन मुझे याद है जब ये वाक़या हुआ था अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वज़ीराबाद का, तो चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब थे जो आपके पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो आज तक नहीं बोलते, ना हमें बताते हैं कि किसने उनको रोका, कैसे नहीं रोका। अब फ़ौज का रिएक्शन बड़ा सवेर किस्म का आ गया है और ये रिएक्शन कल से बन रहा था। ऐसे ही नहीं, परवेज़ इलाही साहब ने भी बड़ा रिएक्शन शो, और परवेज़ इलाही कह रहा हूँ, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने बड़ा रिएक्शन शो किया, फिर प्राइम मिनिस्टर का बड़ा स्ट्रांगली वर्डेड रिएक्शन आया, और माजी में ख़ुद भी ये सारे बातें करते रहे थे। अब तो नज़र आ रहा है किश्तियाँ जल गई हैं बिल्कुल आपकी और इंस्टीट्यूशन की। अब आप आगे क्या देखते हैं, क्या होगा अब आगे? देखें, हम उसमें बुनियादी तौर पे ये देखते हैं कि जो इस वक्त जो PDM का जो एक टोला है, जो कि बुनियादी तौर पे एक कब्ज़ा ग्रुप है, उन्होंने आइन, कानून, अखलाकियात, जो भी आप कह लें कि जो एक बुनियादी एक तौर तरीका होता है, सियासत, बाकी इदारे, उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। इकॉनमी का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया था। ये वो लोग हैं जो कि बुनियादी तौर पे एक गलत तरीके से हुकूमत में आए, गलत तरीके से उन्होंने मुल्क को चलाया, जिसका कि खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है महंगाई की सूरत में, और जो मुल्क में एक अफरा तफरी फैली हुई है। ये बुनियादी तौर पे मुझे मेरा सवाल कुछ और है। आप मुझे ये बताइए, ये जब आपका खुल के कॉन्फ्लिक्ट हो गया है इंस्टीट्यूशन का और आपका, और उनका रिएक्शन भी हमने देख लिया, आपके इल्ज़ामात DGC के ऊपर हैं, सेकंड हाईएस्ट पर्सन इन ISI, तो इसके बाद अब आपको क्या नज़र आता है? क्या अब आप ख़त्म हो गया गुंजाइश को? खान साहब तो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे ताल्लुकात हों, मैं नहीं चाहता कि फ़ौज के साथ किसी का भी क्लैश हो, तो क्या वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न गुजर गया है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हमने क्रॉस कर लिया है। मेरा ख्याल ये है कि देखें, हर इदारे का अपना एक रोल होता है। इस वक्त देखें, जब ये बात शुरू हुई थी, ये बुनियादी तौर पे, और आज ISPR ने भी जिसका जिक्र किया कि जब भी कोई ऐसी बात हो तो उसमें लीगल कोर्स को अपनाना चाहिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल उसके बिल्कुल मुतरफ भी हैं, और हमारी तो पार्टी का स्टैंड ही यही है कि चीज़ें कानून और आइन के दायरे में होनी चाहिए। आया इस वक्त चीज़ें आइन और कानून के दायरे में हो रही हैं? बिल्कुल नहीं हो रही हैं। जब उन्होंने, उनका बेसिकली जो रेफरल था वो यही था कि अगर कानून के मुताबिक अगर हमने चलना है, तो जब वो खान साहब ने अपनी FIR जब उन पे कातलाना हमला हुआ था दर्ज कराई थी, तो उसको नहीं दर्ज किया गया। अब हम अगर कानून का रास्ता लेते हैं तो हमें तो कोई वो नहीं है, बिकॉज हम तो कानून को अवॉइड करने वाले लोग हैं। हमारी जद्दोजहद ही यही है। इस वक्त भी जो हम पूरी जो ये तहरीक पिछले कुछ महीनों से और एक साल से तकरीबन चल रही है, वो यही है कि हम चाहते हैं कि ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले। वेयर एज जो ये इस वक्त बैठे हुए हैं PDM की हुकूमत की सूरत में, ये पूरा, यानी आप मुझे बताएं कि ये जो 90 डेज का जो इशू है, ये तो मुझे 90 दिन ज़ियाउल हक के इलेक्शन के याद आ गए हैं। क्योंकि जब देखें मुल्क की ये जो अनसर्टिनिटी है, इसका जिम्मेदार कौन है?
मुल्क में जो हो रहा है, चाहे वो हमारे मुआशी साइड पे हो या वो हमारी गवर्नेंस हो या हमारे जो इदारे हैं जिसमें के अदालत। मुझे एक बात बताएं, खान साहब ने आज अपने ट्वीट्स में एक सेकंड शिबली, एक सेकंड, मेरी बात खान साहब ने नहीं, मेरी बात ट्वीट्स में जो सबसे ज्यादा एतराज किया है वो ये किया है कि मैंने FIR भी मेरी रजिस्टर नहीं हुई। तो चीफ मिनिस्टर तो आपके अपने थे, परवेज इलाही साहब। तो बिल्कुल आप चीफ मिनिस्टर साहब जो परवेज इलाही साहब थे, आप उनका इंटरव्यू करें, वो आपको जवाब देंगे। देखें, इशू ये नहीं है, मैं ये समझता हूं कि देखें मालिक, आप चीजों को आइसोलेशन में अगर लेंगे, और इफ यू वांट मी टू टेक मी इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू हैव टू लुक होलिस्टिकली, बिकॉज मुल्क किसी एक डायमेंशन में नहीं चलता। आप देखें इस वक्त जो पार्लियामेंट ने जो अटैक किया हुआ है, और मुझे शर्म आती है बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन कि जो पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है जजेस पे अटैक करने के लिए, जिसमें कि कानून में लिखा हुआ है, हमारे आईन में लिखा हुआ है कि आर्म फोर्सेस और जजेस के पे आप पार्लियामेंट में या आप आम जगह पे आप इस तरह का अटैक नहीं कर सकते। आया ये जो जिस बदमाशी के साथ मैं ये लफ्ज, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बिकॉज बड़े लोग आपके सुन रहे होंगे, जिस तरीके से जजेस के खिलाफ इन्होंने, ये होते कौन है कि ये कहें कि जी हम चीफ जस्टिस को नहीं मानते, हम इस जज को नहीं मानते, हम उस जज को नहीं मानते, हम ये फैसला मानते हैं, हम ये नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन है, साथ ही साथ में अगर हमारे जो कानून हमने जो कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी भाई? कानून में बिल्कुल क्लियर, एक अनपढ़ आदमी भी जिसको कि आप पढ़ के सुनाएं वो भी कहेगा कि इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, let me hold on करेंगे, you have made your point, let me finish, just a second, जुबैर साहब into this thing। जुबैर साहब एक चीज तो बताएं ना, ये तो इतराज भाई, ये जो हुकूमत है इस वक्त, ये कंप्राइजेस ऑफ शेमलेस पीपल। ना बेंच, जहां शिबली में आता हूं ना, लेट मी हैव टू गिव बोथ गाइस टाइम। आप ना चीफ जस्टिस को मानते हैं, ना बेंचेस को मानते हैं। आज जितना आप दुखी हुए हैं, मैं इनकी इमरान खान की जो उन्होंने बातें की फौज की सीनियर लीडरशिप पे, जी जुबैर आपने सुना उस वक्त जब आप लोग बातें करते थे तो खान साहब डिफेंड करते थे कि नहीं आप लोग सियासत कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, उसी तरह आप डिफेंड कर रहे हैं। एक तो पहले ये बता दें कि सही है कौन। पहले आज आपको इमरान खान की बातें बुरी लगती, उनको आपकी लगती थी, तो ये इतना रिएक्शन क्यों आप लोगों को गुस्सा आया हुआ? आज आप खुद भी तो बातें नाम ले के बातें करते रहे। एक तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। पीटीआई वाले जो लोग हैं उनको समझ आ गई है कि अगर हम बात करते थे तो हमारे बात का तनाजुर क्या था और बैकग्राउंड क्या था। वो सिंपल सा था कि एक पाकिस्तान का आइन है, उसमें हर इदारे को इंक्लूडिंग फौज को एक लिमिट्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, और उस वक्त भी हम ये कहते थे कि ये कोई अजूबा नहीं है कि पाकिस्तान में 4 दफा मिलिट्री इंटरवेंशन हो चुका है और पूरी कौम को पता है कि इनडायरेक्टली भी फौज इन्वॉल्व होती रही है। तो जब मियां नवाज शरीफ ने बात की थी तो सिर्फ बात ना करने से वो चीज़ें गायब नहीं हो जानी थी। 2017 से लेके जो जिस तरह से तैयारी की गई, डॉन लीग्स, आज आप किसी को पूछ लें कि कोई ओन करता है डॉन लीग्स को? कोई भी। उस वक्त के जो ISPR चीफ हों या जनरल बाजवा साहब हों कि क्या डॉन लीग्स में कोई हकीकत थी? नहीं थी। अगर हम कह रहे थे कि डॉन लीग्स में कोई हकीकत नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं था कि हमें उन फौजियों का ख्याल नहीं है जो बेचारे सरहद पर हैं, जो शहादतें दे रहे हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं। तो हमें ये ताना दिया जाता था कि देखें जी वो फौज एक तरफ से दुश्मन के साथ लड़ रही है और आप ये कह रहे हैं कि डॉन लीग्स को डिफेंड कर रहे हैं। डॉन लीग्स कुछ था ही नहीं। पनामा में पीछे जो मुहर्रकात थे, जो हम उस वक्त कहते थे साकिब निसार साहब के बारे में, वो सब चीजें सामने इसलिए आ गई हैं। ये तो एक स्ट्रोक ऑफ बैड लक है फॉर साकिब निसार एंड कंपनी खोसा वगैरह के लिए कि अब वो सब चीजें सामने उस तरह से इवेल्युएट हो रही हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो 75 केसेस में क्यों पिछले 5 साल से, जहां PMLN का कोई भी केस होता है उसमें क्यों बैठे होते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर क्यों बैठे होते हैं? एजाजुल एहसन और ये चीफ जस्टिस जो हैं, तो ये जो चीजें हैं ना, ये ओपन डिबेट में कभी भी नहीं आनी थी। ये तो बाय स्ट्रोक ऑफ लक है या बैड लक है उनके लिए कि ये सब चीजें सामने आ गई हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज जरूर कहूंगा
कि उस वक्त जो थी एक पूरा बिल्टअप था, एक जनरल पाशा से लेके, शुजा पाशा से लेके, जनरल जहीरुल इस्लाम से लेके, फिर उसके बाद और जनरल कियानी से, जिन्होंने पूरा एक तैयारी की थी, एक बनाया था प्रोजेक्ट जिसको पाए तकमील तक पहुंचाना था। उस प्रोजेक्ट के तहत नवाज शरीफ को बाहर करना था और इमरान खान को लेके आना था। और खुद इमरान खान ने हुकूमत छोड़ने के बाद ये कहा कि हमें जब वोट चाहिए होते थे तो हम एजेंसीज के पास जाते थे। तो इसमें कोई शक है कि बाकी चीजों के लिए उन्होंने आउटसोर्स नहीं किया हुआ था? और हम जब ये इशारा करते थे कि ये इनको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए तो वो फिर भी इन्वॉल्व होते थे। तो मेरा ख्याल है अब अगर रियलाइजेशन आ गई है तो फिर वहां से शुरू करें, 2022 अप्रैल से ना शुरू करें, तारीख शुरू करें 2016, 2017, बल्कि 2011 से शुरू करें कि जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उस वक्त सब खुश थे। नहीं तो ये बेहतर शुरुआत ये नहीं है कि जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, जायज़ मुतालबात कर रहे हैं, इस पे आप उनको सपोर्ट करें। अगर आप ख्याल में आपके साथ भी इंटरफेरेंस हुई है तो उसका टिट फॉर टैट तो नहीं होता है। अगर इमरान खान कहते हैं मेरी FIR रजिस्टर क्यों नहीं होती, आपको फिर इंश्योर करना चाहिए एज ए गवर्नमेंट कि उनकी FIR इंश्योर हो। अगर वो उनका राइट है FIR अपनी मर्जी का करवा के जिसको भी करना। मालिक, आई एब्सोल्युटली एग्री। टिट फॉर टैट की तो कोई लॉजिक नहीं होती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो प्रेसिडेंट है तहरीक इंसाफ के, जनाब परवेज इलाही साहब, उनका क्या मौकिफ क्या है उस FIR के बारे में जो उनकी हुकूमत के दौरान जो PTI के साथ मिलकर हुकूमत चला रही थी, उनका मौकिफ क्या है? उनका गिला शिकवा क्या है? क्यों नहीं रजिस्टर हुई थी? क्या इंटरफेयर करके किसी ने दबाव डाला था? लेकिन अगर खुद चीफ मिनिस्टर जो कि अब प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ के, वो खुद नहीं समझते कि वो FIR होनी चाहिए थी, जो आज तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं, तो हमें ये तो पोजीशन तो बताए ना। अभी तो बड़े आसानी से शिबली फराज साहब ने कहा ये उनसे इंटरव्यू करके नहीं, उनसे बहुत बारी पूछा गया है, उनसे बहुत बारी मुख्तलिफ औकात में पूछा गया, वो स्माइल करके मुस्कुरा के बात टाल देते हैं। उसका स्पेसिफिक जवाब जानबूझ के उन्होंने नहीं दिया आज तक। तो फिर हम कैसे एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं? हम किस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि जी क्यों नहीं रजिस्टर हुई थी? अच्छा ये बताएं, बिफोर आई गो बैक टू शिबली, ये मुझे बताएं, ये जो जिस मामले में फीवर पिच पे मुल्क चला गया है, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की, जिसको आप सुप्रीमेसी कहते हैं, वो उसको इंटरफेरेंस समझ रहे हैं अपनी। इमरान खान और इंस्टीट्यूशन आपस में बात नहीं कर रहे, अब तो बिल्कुल डैगर्स ड्रॉन हो गए हैं। इलेक्शन 14 मई के किसी को भी होते नजर नहीं आ रहे। चीफ जस्टिस साहब ने वो स्पीच करते हुए कॉर्नेलियस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ तक उन्होंने भी उसका इंदिया दे दिया कि मुझे 14 हो सकता है 14 मई को इलेक्शन ना हो, लेकिन फैसला रहेगा। बेसिकली ही कन्फाइंड इट टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री कि तारीख उस पर अपना फैसला करेगी। ये मुल्क फिर कैसे चलेगा अगर आपने उसको नहीं मानना, चीफ जस्टिस को नहीं मानना, आप लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाने, आप लोग ये कहेंगे जी कोर्ट ने ये किया, गलत किया। इलेक्शन तो बहरहाल आप लोग भाग रहे हैं ना, आप लोग भाग रहे हैं इलेक्शन से। जी मेरा ख्याल है उसका अभी भी, अगर आप मेरा ख्याल है एग्री करेंगे, उस जो मेरा सजेस्टेड सोल्यूशन है कि जब डैगर्स ड्रॉन हैं, और डैगर्स ड्रॉन की एक सबसे बड़ी वजह यह है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना जो आपस में डैगर्स ड्रॉन है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं जो दूसरी साइड पर नजर आते हैं, वो एक दफा सिर्फ एक इनफॉर्मल स्टेटमेंट दे दे, सिर्फ इनफॉर्मल स्टेटमेंट दे दें कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हम समझते जैसे एक रिसेप्शन में चीफ जस्टिस साहब ने बातें की, तो ऐसे ही किसी रिसेप्शन में, मैं ये नहीं कह रहा कोर्ट वहां बेंच पर बैठ के, अगर उनका मौकिफ, अगर इतने जजेस जो हैं आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, तो आप हमें कह रहे हैं कि हम क्यों लड़ रहे हैं? हम तो इसलिए लड़ रहे हैं कि सामने जब अपने ब्रदर जजेस आपस में लड़ रहे हैं और वो मुत्तफिक नहीं है कि लाया अमल क्या होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट सोल्यूशन। एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उसका एक तरीका तो ये हो सकता था और अभी भी हो सकता है कि जी वो फुल कोर्ट बना दें और पूरी कौम का वो जो मुतालबा है टू डिसाइड व्हाट बनाने में हो सकता है फैसला इस एक तरफ आए या दूसरी तरफ आए। अब कम से कम एक आसान लेट मी गेट शिबली साहब ऑन दैट। शिबली साहब, वो तो जुबैर तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये तो बहुत बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है। देखें मैं इनसे सीरियस गुफ्तगू एक्सपेक्ट करता हूं।
ये जो अभी उन्होंने आखिरी बात की है, मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने अज़राए मजाक की है, सीरियस नहीं है। देखें, इस वक्त जो सीरियस प्रॉब्लम है वो है उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान ग्रुप। ये वो हैं, वो स्पॉयलर्स हैं, जो कि इनको पता है कि इन्होंने इलेक्शन में इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। इस वजह से यानी आप अंदाज़ा करें कि मुल्क की सालमियत को इन्होंने दाव पे लगा दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गई और बाकी अदालतें कहां से आ गई? और भाई ये तो आईन में, कानून में क्लियरली लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अगर आप अपनी हुकूमतें खत्म करते हैं, पार्लियामेंट को, अपनी कोई भी पार्लियामेंट हो, चाहे वो सूबाई हो या नेशनल हो, अगर उसको आप खुद डिसॉल्व करते हैं उसकी टर्म होने से पहले, तो वो 90 दिन में होंगे, और अगर अपनी मैच्योरिटी पे वो 60 दिन में होंगे। इसमें अदालतें, इसमें चीफ जस्टिस, इसमें बाकी ब्रदर जजेस, लड़ाइयां, ये कौन करा रहा है? ये आप करा रहे हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल। एक बात बताइए, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये जो हालात बन गए हैं, क्या परवेज इलाही साहब का मशवरा ठीक नहीं था जो उस जमाने में उन्होंने बार बार कहा इमरान खान साहब को नॉट एट ऑल, गवर्नमेंट डिसॉल्व मत करें, नो सर, आपके हाथ से गेम निकल जाएगी। अब सुन लें सवाल ये है कि आप लोगों ने, नहीं सवाल मेरा प्लीज सुन लें, सवाल ये है कि जब आपने दोनों गवर्नमेंट डिसॉल्व की, उसके बाद कोई भी पता आपका सीधा नहीं पड़ा, गवर्नमेंट्स आपके हाथ से निकल गई, इलेक्शंस की डेट्स आई वो एक्सटेंड होती गई, केपी की डेट तक अभी तक अनाउंस नहीं हुई, और यहाँ पे जो डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर रिव्यू पिटिशन बड़ी सीरियस फाइल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। लग ये रहा है कि अगर इलेक्शन हुए, मई वाले तो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गए ना, चाहे आप इनका प्राइम मिनिस्टर फारिग भी कर दे सुप्रीम कोर्ट, 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन अब होंगे, अल्लाह करे वो भी हो जाएं कि वो अक्टूबर में ही नज़र आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या मिला एज अ पार्टी? गवर्नमेंट्स भी गई आपकी, गिरफ्तारियां भी आपकी, फायरिंग भी आपके, मैं आपको बताता हूं, नहीं मैं बताता हूं, और इलेक्शन होराइजन पे है ही नहीं। जी देखिए, मेरी बात सुने मालिक, अगर तो हम ये मुल्क बुर्किना फासो होता या कोंगो होता या हाइती होता या कोई एक बनाना रिपब्लिक होता, फिर तो आपका सवाल ये बनता था। हम जो कि कानून और आइन को मानने वाले लोग हैं, हमने, आप मुझे ये बताएं अगर ये गलत बात थी, ये बनाना रिपब्लिक तो आईने पाकिस्तान में ये 105 में नहीं, हम बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ये नाअहल करप्ट लोग हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो कि इस वक्त पता है इनको कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, इलेक्शन ये जीत नहीं सकते। तो चूंकि इलेक्शन जीत नहीं सकते, तो ये आइन से भी बाहर निकल गए, कानून से भी बाहर निकल गए। उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि आइन के साथ खड़ी हुई है, जो कि रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी हुई है, उस पे इन्होंने जितने भी मजालिम ढाने शुरू किए हैं, जिस तरह के हमारे वर्कर्स को, जिस तरह के हमारे पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, जिस तरह के हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जिस तरह के हमारे ऊपर जो मुकदमात, हमारे खान साहब पे जो मुकदमात बनाए हैं, 144 मुकदमात, 70 साल की उम्र में वो आप समझते हैं कि वो दहशतगर्द बन गए हैं। आप ये, कल कोर्ट में भी यही सवाल हुआ था कि आप कोई शख्स जो 70 साल का, जिसका कि एक इतना सबसे ब्रिलियंट रिकॉर्ड हो पिछले 50 साल से, उसको जो है तो आपने, बिकॉज ये आपकी मर्जी है कि आपने उसको दहशतगर्दी में, आपने मुकदमों में उलझा दिया। ये देखें, ये ऐसी चीज है जो कि मुल्क को तबाही की तरफ ले गई है। हम बनाना रिपब्लिक में हमारा बिल्कुल वीजा स्टैंप हो चुका है, हम बिल्कुल एंटर होने वाले हैं। और जिस तरह से कि हमारी दुनिया में जिल्लत हो रही है, जिस तरह हमारा ये भी जो इंटर्नी फॉरेन मिनिस्टर है, उसकी साथ उसने जो वहां से कमा के लाया जिल्लत, ये सारी चीजें ये शो करती हैं कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इस वक्त ये सफराई, आप मुझे बताएं, ख्वाजा आसिफ जो कि पार्लियामेंट में फौज के खिलाफ बातें करता था, आज वो सबसे बड़ा उनका वो बना हुआ है स्पोक्स पर्सन, अ गाय हु स्पीक्स उर्दू इन, खैर इसको छोड़ें। मैं आपको बताता हूं कि ये जो अटैक कर रहे हैं, ये जुडिशरी पे अटैक नहीं है, ये आईने पाकिस्तान पे अटैक है। आप जब आइन के रखवालों का या आइन को के जो गार्डियंस हैं, उन पे अगर आप इस किस्म की चढ़ाई करेंगे, लश्करकशी करेंगे, तो आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हु आर यू टू डिसाइड जजेस। हमने, मेरी बात सुने, मेरा लास्ट कमेंट, लेट मी फिनिश दिस। अनफॉर्चुनेटली
ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है। देखें, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, मैं कहता हूं बिल्कुल है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन है, नो कॉन्स्टिट्यूशन इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी नहीं सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन ले। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने पिक एंड चूज करके बेंचेस बनाए, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने सीनियर मोस्ट जजेस को हर बेंच से अलहदा किया, उससे एक फिजा तो खराब हुई ना, विशिएट तो हुआ एनवायरनमेंट, उंगलियां उठाने का मौका तो मिला। तो पार्टली तो उनका रवैया भी इसमें क्वेश्चनेबल है ना। मैं जैसे मैंने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट में कोई भी 100% ठीक नहीं है। नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल, लेट मी करेक्ट यू, कि ब्लैक एंड व्हाइट में कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका कि आर्टिकल 105 है और बाकी जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं क्लियर लिखा हुआ है। सो डोंट टेल मी कि ये क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। इसको अगर कोई इसको ग्रे बनाना चाहता है, इसको ऑफ व्हाइट बनाना चाहता है, वो एक अलहदा इशू है और वो वही करेगा जो कि कानून आईन को एब्रोगेट करेगा, जो कानून में इस वक्त जो है। फॉर एग्जाम्पल आपके खिलाफ रेफरेंस आया हो, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ बार काउंसिल ने मूव किया हुआ है, रेफरेंस आया हुआ, वो तो देखें, वो तो मेरी बात सुने, तो वो भी तो 209 तो आर्टिकल है ना। नहीं देखें मालिक, नहीं देखें मालिक, वो आप देखें, मेरी बात सुने, ये सारी चीजें क्या हुई हैं, सब्सिक्वेंट हैं। ये सब्सिक्वेंट, ये वो पॉइंट्स उठाए गए हैं, मुकदमात बनाए गए हैं, जबकि इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है अवाम को कि ये इधर फड्डा डाल दें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान और ये बीच में अपनी जो गैर कानूनी हुकूमत करना चाहते हैं वो उस पर करें। आप मुझे ये बताएं, मेरा लास्ट पॉइंट है कि जब कासिम सूरी की रूलिंग हुई थी, वो यही बेंच बैठे हुए थे कि नहीं बैठे हुए थे, यही जजेस बैठे हुए थे कि नहीं थे? वो तो मान लिया। क्या पीटीआई ने इस तरह की लश्करकशी की? वो तो अवाम खुद निकल आए, उनको भी ये लगा। लेकिन अवाम तो आपके लिए कीड़ी मकोड़े हैं, अवाम डज नॉट मैटर। अवाम तो वो है जिनका के खून चूसने के लिए हमने उनको रखा। जुबैर साहब बताएं, ये बात में तो नहीं है कि वो उसमें भी तो ये तीन जजेस थे ना, तब तो ये जज ठीक थे। जुबैर साहब एग्जैक्टली, जिसकी वजह से ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। उस वक्त तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। उस वक्त तो जज ठीक थे, आप उस वक्त ठीक थे यार। उस वक्त आप जो एक बड़ा अच्छा टर्म यूज कर रहे हैं ना मालिक, ब्लैक एंड व्हाइट, दैट वाज ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब उसमें दो राय हो ही नहीं सकती थी कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है और आपने उसको स्कैटल कर दिया इस वजह से कि जी एक कॉन्स्पिरेसी हुई है। मतलब कभी आपका कानून कोई एक्सेप्टेबल हो सकता है कि वो वो आप, मैं बता देता हूँ ना। तो अभी क्या कॉन्स्पिरेसी हुई है? आप लॉ मिनिस्टर फवाद चौधरी उठे, अभी बताएं कि अभी क्या कॉन्स्पिरेसी हुई है? जजेस ने आपके खिलाफ क्या कॉन्स्पिरेसी की है? सुन ले। और भाई इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने चाहिए थे, आप क्यों भगोड़े बन रहे हैं? पहले शिबली मेरी बात सुन ले। हाँ यार, आप सीरियस बात करें ना, कोई थोड़ी सी बोले जुबैर बोले। हाँ जी, आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? इमोशनल क्यों ना हो यार, सारे उनके पीछे पड़े हुए, इमोशनल क्यों ना हो? मुल्क तबाह हो रहा है भाई, आप कह रहे हैं इमोशनल क्यों हो रहे हैं? जिस तरह बिलावल ने नहीं उसको कहा, मुल्क तबाह हो रहा है और आप कहते हैं इमोशनल क्यों हो रहे हैं? ओ भाई आप यार 10 मिनट से बातें कर, चले बोलने दे, सिबलियों को बात कर रहे तो फिर आप अकेले आया करें ना। जुबैर बोले, आप अकेले आया करें, हमें ना अच्छा आने दिया। बोले, आपके पास आर्गुमेंट है नहीं, लेकिन बोले। दैट वाज सो ब्लैक एंड व्हाइट। और मैं उसको आपको चंद अल्फाज में, लॉ मिनिस्टर उठे फवाद चौधरी, उन्होंने रीडिंग की कि जी ये इस कानून के तहत ये नहीं हो सकती क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी है। अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। डिप्टी स्पीकर इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ही शुड हैव नॉट नोन व्हाट फवाद चौधरी इज गोइंग टू स्पीक। लेकिन उनकी जजमेंट तैयार थी, मतलब इनको तो करने का भी नहीं तरीका था। उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकता, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और फिर उसके चंद मिनट के बाद प्राइम मिनिस्टर ने डिसॉल्व कर दिया और समरी भी तैयार थी प्रेसिडेंट के लिए। मतलब उसमें कोई दो राय थी यार, आप खुद बता दें। अच्छा, मैं अभी जुबैर में अभी आपके पास वापस आता हूं। मुझे आज की लीगल प्रोसीडिंग्स पे आज की लीगल प्रोसीडिंग्स पे एक ओपिनियन चाहिए। हमारे साथ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मालिक साहब। सर, दो सवाल हैं सिंपल। एक तो ये है कि जो रूल्स एंड प्रोसीजर वाली हेयरिंग थी आज 8 मेंबर बेंच की, वो अब 3 हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गई है। फिर जून आ जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चली जाएंगी, तो ऑब्वियसली वो तो नज़र आ रहा है कि अब ये फैसला बिल वाला मामला तो लटक जाएगा। और फिर प्रॉबेबली चीफ जस्टिस साहब शायद अवॉइड कर रहे होंगे, वो चाहते होंगे कि ये एक डिसीजन है उनके होते हुए ना हो, ताकि ये ना समझा जाए कि वो अपने को इख्तियार के लिए लड़ रहे हैं। सो आई थिंक ये तो शायद आप सितंबर के बाद ही होगा।
जो भी फैसला होगा इसका। बट हैविंग सेड दैट अब मई 14 के इलेक्शन का इशू आ गया हुआ है। वो कॉर्नेलियस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारा डिसीजन तो है, हो नहीं हो लेकिन डिसीजन तो है। अब मई 14 का क्या लीगल स्टेटस क्या होगा, उस दिन क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट बुला के फारिग करेगी प्राइम मिनिस्टर को, दूसरों को, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नहीं, इट्स 14 मई का फैसला तो बिल्कुल गलत फैसला है। 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि यही प्रोसीडिंग्स जो सारी जो कंटिन्यूएशन है, ये लास्ट ऑर्डर भी। सर, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट ने चैलेंज नहीं किया फैसला, जब फैसला नहीं चैलेंज किया तो उसकी फाइनलिटी हो गई, और गवर्नमेंट ने वाकई चैलेंज नहीं किया। आपको लॉ के बेसिक्स की अगर नहीं पता तो ये कैसी बात कर रहे हैं कि चैलेंज नहीं किया? जरूरत क्या है चैलेंज करने की? ये चैलेंज करें ना वो 4 जजों का फैसला, ये क्यों नहीं चैलेंज करते? इसका मतलब है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया 4 जजेस का फैसला, क्योंकि इन्होंने चैलेंज नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस? उसमें आर्गुमेंट ये आया था कि 7 मेंबर बेंच कभी बना ही नहीं, पहले 9 मेंबर बेंच था। हाँ, ये उसके बाद सीधा 5 मेंबर बेंच बना। ठीक है, तो 7 मेंबर बेंच तो कभी तश्कील हुआ ही नहीं, तो 4-3 की बहस हो कैसे गई? चीफ जस्टिस यही दलील दे दें उनके सामने, रिव्यू फाइल करके दे दें ये दलील उन 4 के सामने जो कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, करे ना फाइल। क्यों नहीं करते ये फाइल? ये तो बड़ा ही यानी एक अजीब सी ये इन्होंने बात कर दी है, तो खुद फंस गए ऐसी बात करके। नहीं तो अब क्या, अभी एक इलेक्शन कमीशन ने भी अपील फाइल की हुई, रिव्यू फाइल किया हुआ है इसके खिलाफ, जो 14 मई की डेट है, जिस पर उन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि आपके पास पावर नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के पास, ये हमारा इख्तियार था। क्या इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ये डेडलॉक वगैरह अवॉइड करने का तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट पहले इस रिव्यू पिटिशन का फैसला कर दे, आइदर और? अगर इलेक्शन कमीशन के हक में हो जाता है फिर तो बिल्कुल ही टेंशन ख़त्म हो जाती है, और अगर दूसरी तरफ जाता है तब भी। लेकिन क्या ये क्वेश्चन डिसाइड होना पहले ज़रूरी है? चीफ जस्टिस साहब बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि किसी तरह कोई रिव्यू फाइल कर दे, बिकॉज उनको नज़र आ रहा है कि उनकी बचत इसी में है कि कोई रिव्यू फाइल कर दे और उनको कोई बहाना मिले और इस 14 मई के ऑर्डर से वो जान छुड़ाए। नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने तो रिव्यू डाल दिया है ना, उन्होंने तो फाइल कर दिया। गलत किया है ना, उन्होंने गलत किया है। इसलिए कि मैं जब इलेक्शन कमीशन का लॉयर था तो मैंने तो बिल्कुल उनको बड़ा स्ट्रांग किया था इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने खामखा रिव्यू डाल दिया। इलेक्शन कमीशन को तो साफ कहना चाहिए था कि ये 4 जजेस का ऑर्डर है एंड वी इग्नोर दिस ऑर्डर, खत्म। उन्होंने तो कैसे, ये मुझे बताइए। गवर्नमेंट भी यही कहती है हम नहीं मानते, आप भी कहते हो, ये किस तरह मुल्क चल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हो और जनाब एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर ले हम नहीं मानते, हम ये जज को ये बेंच, हाउ विल इट, मुल्क कैसे चलेगा? प्लीज, मैं आपको शायद समझा नहीं सका। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो 4 जजेस हैं वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हैं जो कहते हैं ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, या वो कोई इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के हैं? वो कहाँ के जजेस हैं? और 4 जजेस जो है आपके मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है और ये 3 सुप्रीम कोर्ट है। हाउ कैन दैट? तो फिर वो 4 जजेस बोले, या तो उन 4 जजेस, फिर तो उन 4 जजेस में कोई बोले ना। वो 4 जजेस तो नहीं बोल रहे, वो तो खामोश हैं। वो क्यों बोले? उनको जरूरत नहीं है बोलने की। जजेस स्पीक थ्रू देयर डिसीजन, दे डोंट स्पीक through their mouth or through their vocal cords. Judges don't speak through the vocal cord. Chief Justice तो तकरीर भी कर रहे हैं, तो फिर अब क्या होगा? बोल भी रहे हैं। तो what happens now? Chief Justice has lost all moral legitimate authority. He has lost legitimacy completely of his decisions now, and he is in a blind alley. इस पे तो कोई शक ही नहीं है इस वक्त। इसीलिए उन्होंने इसको आगे कर दिया 3 हफ्ते ताकि जान छुड़ाएं। वो तो भागना चाह रहे हैं अब। और 14 मई को क्या होगा? जस्टिस कॉर्नेलियस की मिसाल दी है कि उन्होंने 2 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। वो इस्तीफे की बातें उन्होंने क्यों की हैं? इसका मतलब है कि वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये इस चीज से अब ये भागें। चले, वो तो लॉ रूल्स एंड प्रोसीजर बिल है। 14 मई को क्या होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जब ये नहीं होगा इलेक्शन तो फिर क्या होगा? मैं 14 मई की बात कर रहा हूँ कि वो चाह रहे हैं कि इस चीज से निकलें। अब 14 मई में भी वो चाह रहे हैं निकलें। उनकी जो स्पीच थी वो सिर्फ रूल्स ऑफ प्रोसीजर के केस के बारे में नहीं थी, वो ज्यादा 14 मई के बारे में थी। बहुत शुक्रिया। वो अब चाह रहे हैं, वो कोई रास्ता चाह रहे हैं, उनको कोई रास्ता मिल नहीं रहा। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से इज्जत बचा के वो किसी तरह से चले जाएं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो तो चले जाएंगे। जिन जजों ने उनका साथ दिया उनका क्या बनेगा? इन सारे 8 के 8 जजेस ने मिसकॉन्डक्ट किया है, एक लॉ को सस्पेंड करके, और फिर उन 2 जजेस ने, जो 3 जजेस का बेंच है, उन्होंने भी मिसकॉन्डक्ट किया है
by violating 4 judges order. It's a very serious thing. मुसीबत पड़ी हुई है इन जजेस को इस वक्त, इनको कैसे बचाया जाएगा ये वो सोच रहे हैं सारे इस वक्त। चले इरफान खान साहब बहुत शुक्रिया। शिबली आपने बात सुनी है, अब यहाँ तो आपको गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये नजर आ रहा है, वो तो जजेस को करने के चक्कर में मुझे कोई खास मुझे तो समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट का चले आप लोग की जो सड़कों पे निकल आएंगे, बट नहीं मैं बताता हूं, नहीं वो लफ्ज मॉरल अथॉरिटी का इस्तेमाल करते करते रुक गए, बिकॉज उनको पता था कि जो मॉरल अथॉरिटी है वो तो करंट गवर्नमेंट खो चुकी है, अवाम के एतमाद खो चुकी है, और ये बिल्कुल ये एक और डिस्कशन में हमें लगाना चाह रहे हैं। हमारा जो फोकस्ड, हमारा जो मेन इशू है इस मुल्क का, जिसने कि इस मुल्क को बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, और इसी बुनियाद पे ही हमने ये हुकूमतें तोड़ी थी, क्योंकि हमें यकीन है आईन में ये लोग हैं जो मैनिपुलेटर्स हैं, इन्होंने हमेशा मुनाफिकत से काम लिया है, इन्होंने हमेशा मुल्क के मफादात के खिलाफ काम किया है, क्योंकि जो शख्स आईन को नहीं मानता, और इनकी जो ये आप किसी दरमियाने उसको बुला लेते, कमेंटेटर को बुलाते, आप एतजाज को बुला लेते, आप खोसा को बुला लेते, आप और जजेस हैं, ये जो है तो अपना वर्जन दे रहे हैं कि जी हम नहीं मानते। अब जेबा का जो जज मोहतरमा जज जो थी जेबा, उनके खिलाफ जो है तो हमने बड़ा एक बिनाइन किस्म का, खान साहब ने एक कमेंट पास किया कि वो एक लीगल एक्शन लेंगे, उस पे उनको डिस्क्वालिफिकेशन, उनको अदालतों में अभी तक रगड़ा जा रहा है, ये जजेस को गालियां देते हैं, ये चीफ जस्टिस को अभी भी आपने ये आप मानेंगे कि ये अटॉर्नी जनरल बात कर रहा था, ये हमारा मुल्क की ये बदकिस्मती है कि इस जैसा शख्स जो है तो हमारा अटॉर्नी जनरल भी रह चुका है, उसके कमेंट्स, उसके आर्गुमेंट्स, उसकी कानून की वैसे मुझे एक बात बताएं, पार्लियामान से प्रोसीडिंग्स मानी, मैं आता हूं शिबली एक सेकेंड, शिबली मुझे इससे एक सवाल करने दें। आपने कहा कि पार्लियामान कोई डिटेल्स नहीं देगा, आज अटॉर्नी जनरल ने मिक्स मैसेज दिया और उनका जी हम कल तक आपको प्रोसीडिंग्स दे देंगे सब कुछ। अब एज वी स्पीक हालात ये हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस वाले पैनल की बेंच की अथॉरिटी नहीं मान रहे, खान साहब वगैरह का फ़ौज के साथ ओपन कॉन्फ्लिक्ट है, फ़ौज और अदलिया एक पेज पे नहीं है। नहीं अच्छा, इकनॉमिक हालात मुल्क तबाह हुआ हुआ इस वक्त जो हालात हैं महंगाई के, और IMF की बात ही, IMF भी अब आपको नज़र आ गया कि ये अगले बोर्ड मीटिंग के अंदर भी उसका कोई जिक्र नहीं है। आज आपकी हुकूमत ने अपने फिगर्स निकाले हैं कि सिर्फ लाइन लॉसेस में 113 अरब, 230 अरब कुंडे की चोरी में, बिजली भी बिलियन, हर जगह इट्स थिंग। तो जब कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, जब कोई ये नहीं कर रहा, तो फिर फाइनल आर्बिट्रेशन कौन करेगा इस मुल्क में? आइन कोर्ट की तशरीह आप नहीं मानते। इसमें एक ऐड कर दें, सॉरी नहीं मालिक, एक चीज ऐड कर दें। आपने एक जो अपनी जो सवाल किया है ना, एक सेकंड जी, उसमें आपने ये कहा कि एक तरफ वो नहीं मान रहे जजेस को, हम कह रहे हैं कि हम तो आइन को मान रहे हैं, तो आप हमें ये नहीं कहें कि हम उससे इख्तिलाफ कर रहे हैं। इसे कहें कि भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वही मसला ना शिबली, आइन की तस्लीम कौन करेगा? जी जुबैर, जी जुबैर, हाँ जी जुबैर, बस आप भी फिर हिस्सेदार बन जाएं। मेरा ख्याल है आपने जो समअप किया वो तो बिल्कुल सही किया है। शिबली फराद साहब मेरी बात भी सुन ले। जी जी जुबैर बोलिए, जुबैर बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मालिक आपने बिल्कुल अच्छा समअप किया। इकोनॉमिक सिचुएशन ले लें, पॉलिटिकल ले लें, लीगल ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन ले लें, हर तरफ एक बहुत बड़ा जिम्मेदार कौन है। और पाकिस्तान में ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि इतनी एबिलिटी नहीं, उसका ये हल तो नहीं है कि इमरान खान को लेके आ जाए। बात ये है, मेरा ख्याल है अवाम लाएं जिसको भी लाएं, मैं अभी भी ये अवाम लाएं जिसको भी लाएं। भाग रहे आप इलेक्शन से, हम तो नहीं भाग रहे। सुन लेना मेरी बात सुन। देखे ना, अभी वो कह रहे थे ना इरफान कादिर के चीफ जस्टिस साहब एस्केप रूट तैयार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अगर ये तैयार हो गए हैं तो चीफ जस्टिस अगर सबसे सीनियर मोस्ट 9 जजेस का एक बेंच बनाते हैं, What is wrong in that? मेरा ख्याल है जहां इतना मैसअप हो गया है तो लेट द क्वेश्चन, लेट फाइज ईसा आंसर के 90 डेज में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो क्वेश्चन उनसे डायरेक्टली। मेरा ख्याल है 90 दिन के कह रहा है, व्हाट डू यू मीन? जज भी नहीं अपोज करेगा 90 दिन। यार ये क्या आर्गुमेंट है? तो फिर ये इससे ज्यादा आसान इंटरप्ट करते हो सुप्रीम कोर्ट और कहे कि जी आप फुल बेंच बना दें और हम तैयार हैं उनका फैसला मानने के लिए। वैसे शिबली आठ जजेस का फैसला भी नहीं मान रहे ना आप। 8 जजेस का भी जो आज हुआ है या कल हुआ है, ये जो रूल्स प्रोसीजर्स का तोबा, ये सीनियर मोस्ट नहीं है, ये हैंड पिक बेंच है। लेट्स बी ऑनेस्ट,
सच बोलना चाहिए हमें। ये जो बेंच बना है इसमें सीनियर मोस्ट जजेस नहीं है, ये हैंड पिक बेंच है जिसकी वजह से सवालात उठ रहे हैं। ये किसकी बात, आप मुझसे बात कर रहे हैं? शिबली वगैरह खाम खा का एक इशू बना रहे हैं। लेट देम कॉल आउट ना, लेट देम से कि जी 90 दिन में। मैं तो कहता हूं शिबली, अगर आप लोग भी यही मुतालबा करें कि बनाएं फुल कोर्ट बेंच, ताकि अगर कोई जज ऐसे हैं बीच में जो खुद आइन को नहीं मानते और कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, अच्छा है सबके सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा। हम क्यों डर रहे हैं बाकी जजेस से? हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ओ भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यही चीफ जस्टिस और इसी बेंच ने हमारी हुकूमत गिराई है, हमारी हुकूमत को, हमारी रूलिंग को रिवर्स किया है। तो ये इनको हमने लगाया था, जब वो काम किया है तो अभी हम क्यों इंटरफेयर करें? हम क्यों इन्हीं की राह पे चलें कि जी ये जज चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये इसका फैसला हमें पसंद है, इसका फैसला हमें नहीं पसंद। ये सारा कौन होते हैं भाई? शिबली जो सारा प्रॉब्लम है पॉलिटिकल अपहीवल इस मुल्क में, ये 63A की कंट्रोवर्शियल इंटरप्रिटेशन से शुरू हुआ। हामिद अली खान साहब आपके, वो कहते हैं कि फैसला गलत। अपना सलमान अकरम राजा जो अगेन आपके लॉयर हैं, वो कहते हैं कि 63A वाला बड़ा स्ट्रेंड इंटरप्रिटेशन वाला फैसला था, वो भी इसको सारे मानते हैं गलत है। वो हमने किया, वो जुडिशरी ने किया ना। जुडिशरी सही फैसले नहीं करेगी, गलत नहीं करेगी। यू कांट, आपको रिस्पेक्ट करना होगा, जुडिशरी जो भी हो। हमने मंजूर किए हैं फैसले जो हमारे खिलाफ गए। आई एग्री विद यू। हमने उसके इख्तिलाफ जरूर किया है, लेकिन हमने चढ़ाई नहीं कर दी सुप्रीम कोर्ट पे, और न ये चीफ जस्टिस हमने लगाए हैं, ना हम किसी उसमें लगाने के उसमें। ये तो इनका अपना सिस्टम है जिसमें कि ये जजेस आते हैं, हमारे खिलाफ दी तो हम मान गए, इनके खिलाफ दो, कहते हैं कि जजेस जजमेंट वो दोगे। एक फुल बेंच बैठ जाएगा तो ये भांत की बोली बंद हो जाएगी अगर फुल बेंच बैठ जाता है। इनके पास तो एक ही बहाना है फुल बेंच का, और मैं बनाने वाला कौन होता हूं? वो मैं बनाने वाला या जुबैर या शहबाज शरीफ कौन होता है बनाने वाला बेंच? आप लोग ही कह लो यार, सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर लो। एक और सजेशन मैं दूं इनको। जी यार बात सुनो, देखो देखें मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग, अच्छा मेरा लास्ट, उसके बाद मुझे आपको टाइम न दे। देखें सुन ले क्या कह रहे हैं शिबली, अगर आप ठंडे दिमाग से सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। जुबैर बताएं, वक्त खत्म हो रहा है। आप कोर्ट के May 14 पोस्ट May 14 को क्या होगा? Who has authorized the Punjab government to continue after May 14th? आप ये सवाल उठा दें। It's a very legal question, and that बिल्कुल, ये तो जब 14 we will cross that bridge when it comes to that. Only if the chief justice is ready to make a full bench और senior most 9 judges को बिठा के ये इस पर तय कर लें, उसी से हल निकल आएगा। मैं आपको बता रहा हूं। देखो और यार सारी कौम समझती है यार, तुम इलेक्शन से भाग रहे हो, ये सारे बहाने हैं। इलेक्शन से भाग रहे हो आपको पता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी सियासत खत्म हो गई है, आपका लीडर वहां पे भागा हुआ है, मुल्क में आईन से एब्सकॉन्डर हुआ है, और आप बातें करते हैं बहादुरी की, आप बातें करते हैं कानून की, आप बातें करते हैं बेंचेस की। ये आप लोगों को क्या, लोग घास खाते हैं? आप क्या समझते हैं? ये आप ऐसे अजीब आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। आप अपने लीडर को बुलाओ भाई, यहां पे सऊदी अरब जा सकता है तो यहां पे भी आ सकता है। He is wanted by the law, but since you do not have any respect for law, that will not happen. Closing, देखिए एक Shibli, let Zubair have his closing comment. Closing comment. Many of the things that Imran Khan is doing, for example, ये जो call out किया है उन्होंने एक सर्विंग जनरल को, अगर तो उसका पॉलिटिकल सेंस बनता है तो मैं मानता हूं। पूरी पार्टी में कोई भी तैयार नहीं है वही वर्ड्स इस्तेमाल करने के लिए जो चेयरमैन इस्तेमाल कर है कोई। तो अगर सब बाकी सब डरे में तो ये नैरेटिव बन ही नहीं सकता। तो या तो आप ये सब ओन करें कि जी हाँ हम भी तैयार हैं उसको कॉल आउट करने के लिए। नहीं है, अगर आपने पॉलिटिकली चीजों को आगे लेके जाना है तो जरूरी तो नहीं है कि लड़ाई झगड़े करके लेके आगे जाए, अकलमंदी से भी आगे लेके बहुत बढ़ गया। और ये हकीकत है कि अब बिल्कुल हम लिमिट पे आ गए हैं। इकॉनमी बुरे हाल में है, IMF का दूर दूर तक नहीं है। ये हमारी इन्फ्लेशन, डॉलर, ये सारी अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में और भी बुरी खबरें होंगी। एट द सेम टाइम जो एक बहुत बड़ी जमात है PTI, उसका अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो गया है टॉप मिलिट्री क़यादत के साथ। गवर्नमेंट का कॉन्फ्रंटेशन टॉप जुडिशरी के साथ है। हमेशा माजी में इन दोनों में से एक आधा आर्बिटर बनता था, या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती थी, फौजी बिहाइंड द सीन्स इंटरवीन करते थे, सब कुछ।
अब हर कोई कॉन्फ्लिक्ट टू द पार्टी हो गया हुआ। मेरा तो ख्याल यही है कि अब इस वक्त शायद वाहिद रास्ता इस वक्त टेम्परेचर या चीज़ें डी एस्केलेट करने का एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब एक फुल बेंच बना दें ताकि वो ये तमाम मसले सुन लें। जो गवर्नमेंट का एक ही बहाना बार बार होता है कि जी फुल बेंच नहीं है, बेंच का ड्रामा है, हमारा लॉ भी सस्पेंड हो गया। मे बी इट्स टाइम कि चीफ जस्टिस कॉल्स द गवर्नमेंट्स ब्लफ, लेकिन समबडी किस इनमें से सब में से एक को डी एस्केलेट करना होगा और शायद वो इस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। बाकियों के वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, इनके सर लगे हुए हैं, इनकी जायदादें लगी हुई हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक रोल प्ले कर सकते हैं। आई होप जाने से पहले वो यही लेगेसी छोड़ दें कि उन्होंने इस मुल्क का एक टोटल आइनी स्ट्रक्चर टूटने से बचा दिया सिर्फ एक कदम उठाने से। आगे देखें अल्लाह क्या करता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।